हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईआर स्टडी चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि थंबनेल पे आप देख रहे होंगे कि 2000 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जीव विज्ञान के कितने हैं? 2000 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। और इसकी आज ये सबसे फर्स्ट क्लास है, इसका पार्ट 1 है या जो इसकी पहली क्लास है। और लगभग कम से कम 10 से 15 क्लास होंगी, 10 से 15 के पार्ट होंगे इसके, या 10 से 15 क्लास रहने वाली हैं, जिसमें हम जीव विज्ञान बायोलॉजी के कम से कम 2000 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को पूरा करेंगे। और आप एक से लेके पूरी की पूरी क्लास देखें, ताकि देखो इसमें मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी इंक्लूड कर दिए हैं, रेफरेंस बुक के क्वेश्चन भी इंक्लूड कर लिए हैं, और जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आ चुके हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं। अगर ये 2000 क्वेश्चन आप सारी की सारी क्लासेस 2 से 3 बार, ठीक है, एक दो बार आप अच्छे से समझ लो इसको, फिर तीसरी बार और देख लो, तो कम से कम 2 से 3 बार देख लोगे तो 2000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। बायोलॉजी के 2000 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद में 2000 क्वेश्चन हम केमिस्ट्री के लेके आएंगे। इसके बाद 1000 क्वेश्चन रहने वाले आपको वो फिजिक्स के रहने वाले हैं। तो आइए सबसे फर्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जो पहला क्वेश्चन है अपना, जो सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि मेंडल द्वारा अध्ययन किया गया मटर का अप्रभावी लक्षण था। यानी मेंडल द्वारा अध्ययन किया गया मटर का अप्रभावी लक्षण क्या था? देखो, हरे रंग का बीज, तो इसका जो सही आंसर है वो पहला ही हो जाएगा कि हरे रंग की फली, ये भी नहीं था। अप्रभावी लक्षण की बात करा, गोलाकार बीज, ये भी इसका आंसर नहीं है। पुष्प की अक्षीय स्थिति, तो इसका ये भी आंसर नहीं है। इसका जो सही आंसर रहने वाला वो ए हो जाएगा, हरे रंग का बीज। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका हो जाएगा, मनुष्य में लिंग संलग्नता समूह पाए जाते हैं। मनुष्य में कितने संलग्न समूह पाए जाते हैं? मनुष्य में कितने संलग्न समूह पाए जाते हैं? तो 46 भी नहीं होते हैं, ठीक है, 48 भी नहीं होते हैं, 10 भी नहीं होते हैं। इसका जो सही आंसर है बी है, 23 होते हैं। तो 23 होते हैं वो संलग्न समूह पाए जाते हैं मनुष्यों के अंतर्गत। आइए तीसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, प्रायः उत्परिवर्तन से उत्पन्न होते हैं। यानी उत्परिवर्तन से क्या उत्पन्न होते हैं? तो अप्रभावी जीन उत्पन्न होते हैं, या मारक जीन होते हैं, या बहु जीन होते हैं, या प्रभावी जीन होते हैं। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, अप्रभावी जीन। क्या हो जाएगा? अप्रभावी जीन। नहीं, उत्परिवर्तन से उत्पन्न होते हैं, क्या उत्पन्न होते हैं? अप्रभावी जीन उत्पन्न होते हैं। चौथे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपका, उत्परिवर्तन प्रतिपादित किया था। उत्परिवर्तन किसने प्रतिपादित किया था? तो मार्गन ने, मूलर ने, डार्विन ने, या ह्यूगो डी ब्रिज ने। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो चौथा हो जाएगा, ह्यूगो डी ब्रिज या ह्यूगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन प्रतिपादित किया था। पांचवा क्वेश्चन है आपका, ड्रोसोफिला में, पांचवा क्वेश्चन जो हो जाएगा वो होगा, ड्रोसोफिला में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ड्रोसोफिला में गुणसूत्रों की संख्या पूछी गई है, ठीक है। ड्रोसोफिला में गुणसूत्रों की संख्या 8, 10, 12, 14। तो इसका सही आंसर है वो ए है, कितनी होती है? 8। तो ड्रोसोफिला में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। इसके बाद में छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण होता है। यानी ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण होता है। तो ए है, एक्स गुणसूत्र के जोड़े एवं ऑटोसोम के जोड़े के अनुपात द्वारा। नहीं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसका आंसर ये नहीं है कि अंडा निषेचित हुआ है या अनिषेक जनन द्वारा विकसित हुआ है। तो ये भी इसका आंसर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखो, एक्स गुणसूत्रों की संख्या एवं ऑटोसोम समूह के अनुपात द्वारा, तो बिल्कुल इसका सही आंसर है वो सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। एक्स और वाई गुणसूत्र, एक्स और वाई गुणसूत्र के द्वारा तो मनुष्यों में होता है। किस में तो होता है? मनुष्यों में। तो डी भी इसका आंसर नहीं है। क्वेश्चन को एक बार पुनः रिपीट करते हैं। देखो, ड्रोसोफिला में पूछा गया, ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण होता है। तो बहुत ही अच्छे से याद रखना आप एक ही लाइन में कि एक्स गुणसूत्रों की संख्या एवं ऑटोसोम के समूह के अनुपात द्वारा निर्धारण होता है। आगे बढ़ते हैं। 7वें नंबर का जो क्वेश्चन हो जाएगा आपका, क्रिसमस रोग का दूसरा नाम है। क्रिसमस रोग का दूसरा नाम क्या है? तो डाउन सिंड्रोम है, निद्रा रोग है, हीमोफीलिया बी है, या हेपेटाइटिस बी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका होगा सी,
हीमोफीलिया बी। क्या हो जाएगा? हीमोफीलिया बी को देखो, हीमोफीलिया ए तथा हीमोफीलिया बी किससे होते हैं, यानी किसकी कमी से होते हैं, उसमें क्या क्या होता है, सारी की सारी जानकारी मैंने जब हीमोफीलिया डिसऑर्डर पढ़ाया था बोर्ड पे तो मैंने इसको करवा दिया, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, तो क्रिसमस रोग का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? हीमोफीलिया बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो थोड़ा स्पीड इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमें कम समय में 2000 क्वेश्चन करने हैं बायो के। जब जीनों का एक समूह संलग्नता दर्शाता है, यानी क्या दर्शाता है? लिंकेज दर्शाता है, तब क्या नहीं होता है? क्या नहीं मतलब तब की स्थिति पूछी गई है। ये क्वेश्चन को एक बार पुनः रिपीट करते, समझना इसको ध्यान से। जब जीनों का एक समूह संलग्नता दर्शाता है तब क्या होता है, मतलब ये पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, एक बार चारों ऑप्शन देते हैं। ये स्वतंत्र अव्यूह नहीं दर्शाते हैं, ये कोशिका विभाजन को प्रेरित करते हैं, गुणसूत्र नक्शा नहीं दर्शाते हैं, अर्धसूत्री विभाजन के समय पुनर्योजन दर्शाता है। अगर इसका जो सही आंसर देखा जाए तो इसका 8वें का जो सही आंसर है आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए होगा। ये स्वतंत्र अव्यूह नहीं दर्शाते, क्या नहीं करते हैं? ये स्वतंत्र अव्यूह नहीं दर्शाते हैं संलग्नता या लिंकेज तब। 90 क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 90वां क्वेश्चन अपना रहने वाला है, देखो मेंडल ने, अगर ये मेंडल से है तो ये F1 पीढ़ी या F2 पीढ़ी से क्वेश्चन पूछा हो गया होगा, या उसके 3 नियमों से। और मेंडल के नियम और इसके जो F1 पीढ़ी F2 है, जीनोटाइप फिनोटाइप, सारी की सारी परिभाषा बहुत ही अच्छे से करवाई है मैंने। ना केवल सेकंड ग्रेड लैब असिस्टेंट के लिए सेकंड ग्रेड लेवल तक है, बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है। आप उसको जो लेक्चर लिए हैं मैंने, बायोलॉजी के 15 लेक्चर हो चुके हैं, 15 या 16, उसमें जाके आप उन वीडियो को अच्छे से देख सकते हो और अपने नोट्स भी वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। मेंडल ने सफ़ेद पुष्प वाले अप्रभावी मटर के पौधे का शुद्ध लाल पुष्प वाले प्रभावी पौधे के साथ संकरण कराए तो प्रथम पीढ़ी में होगा। यहाँ पे हमें पूरा अगर रटना नहीं है, कुछ नहीं करना है, इतना याद रखना है क्या पूछा गया है, प्रथम पीढ़ी। और जैसे ही प्रथम पीढ़ी दिखी अपना आंसर सीधा सीधा हो जाएगा, यानी सभी के सभी क्या होंगे, कोई भी एक सारी चीज़ें मिल जाएगी आपको। देखो 50% सफ़ेद और 50% लाल ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है, सभी लाल पुष्प होंगे। तो अगर बात करें तो इसकी जो सही आंसर है आपका, जो आपका 90वां क्वेश्चन है, 90वें क्वेश्चन का जो सही आंसर रहने वाला है, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि प्रभावी लाल है ना, कि प्रभावी लाल पुष्प से, लाल पुष्प वाले प्रभावी है तो प्रभावी होगा। और प्रथम पीढ़ी पूछी गई है तो सीधा आंसर निकल जाएगा बी, सभी लाल पुष्प वाले पौधे होंगे। कैसे होंगे? सभी लाल पुष्प वाले। सही आंसर बी रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं और 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं। कैपिटल आर यानी रेड और कैपिटल डब्ल्यू यानी वाइट के संकरण से उत्पन्न संतति गुलाबी है। यह आर जीन किस प्रकार का होना सिद्ध करता है? 10वें का आंसर देखा जाए, देखो ये भी अपूर्ण प्रभाविता का नियम है। अगर अब मेंडल के तीनों नियम पढ़े होंगे और अब बाद भी पढ़े होंगे तो अपूर्ण प्रभाविता का नियम है। देखो संकर ये नहीं होगा, अप्रभावी नहीं होगा, अपूर्ण प्रभावी या उत्परिवर्तन। तो सही आंसर सी हो जाएगा, अपूर्ण प्रभावी होना, अर्थात ये अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहलाता है। देखना यानी क्या हो रहा है, लाल और सफ़ेद के संकरण कराते हैं तो उत्पन्न क्या हो जाता है? गुलाबी। यानी क्या हो गया? ये भी प्रभावी नहीं है, ये भी प्रभावी नहीं है, तो अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहते हैं इसको। 11वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन होगा अपना, देखो मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया क्योंकि, देखो अब ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, वे सस्ते थे ऐसा नहीं था, ठीक है, वे आसानी से मिल जाते थे ये भी नहीं था, वे आर्थिक महत्व के थे ये नहीं था। बी इसका सही आंसर है। इनमें 7 जोड़ी विपर्यासी यानी विपरीत लक्षण थे। कैसे थे? इनमें 7 जोड़ी विपरीत या विपर्यासी लक्षण थे। तो सही आंसर इसका रहने वाला है वो आपका बी रहेगा।
आगे बढ़ते हैं, 12वें क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, मेंडल के नियम का अपवाद, अगर आपने मेंडल के तीनों नियम पढ़े हैं और मेंडल के नियम के अपवाद भी पढ़े हैं तो आपको ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि पहले अपने नोट्स भी साथ में लेके बैठें और अपने नोट्स बना सकते हो मैंने जो क्लास ली उससे। स्वतंत्र अव्यूहन का नियम या फिर पृथक्करण का नियम या प्रभाविता का नियम या संलग्नता का नियम, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका डी रहने वाला है, संलग्नता का। हाँ, मेंडल के नियम का अपवाद पूछा है तो डी है, संलग्नता। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और 13वां क्वेश्चन हो जाएगा अपना, द्विसंकर कोष का अनुपात व्यक्त होता है। द्विसंकर क्रॉस का, ठीक है, क्रॉस करवा रहे हैं तो उसका अनुपात व्यक्त होता है। तो इसका अनुपात देखा जाए 13वें का सही आंसर है। देखो आप भी मेरे साथ बताते रहिए, क्या ए होगा? नहीं, ए भी नहीं होगा। क्या बी होगा? तो बिल्कुल सही है। इसका 13वें का जो सही आंसर है वो आपका बी रहेगा। ये भी नहीं है और ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं था। हमने ये और ये चीज़ें फिनोटाइप और जीनोटाइप में पढ़ी थी। तो द्विसंकर कोष का अनुपात व्यक्त करता है तो बिल्कुल बी इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। 14वें की बात करते हैं, होलेंड्रिक जीन कहाँ उपस्थित होते हैं? होलेंड्रिक जीन की बात करें तो एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं, नहीं। वाई गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं तो इसके बाद एक्स और वाई गुणसूत्र पर या ऑटोसोम पर। तो इसका सही आंसर है वो बी हो जाएगा। क्या होगा? बी। होलेंड्रिक जीन कहाँ उपस्थित होते हैं? तो होलेंड्रिक जीन होते हैं वो एक्स गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं। कहाँ होते हैं? एक्स गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, मेंडल अपने प्रयोग में संलग्नता को नहीं पहचान सके, क्यों? इसका कारण पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार और अच्छे से पढ़ें। मेंडल अपने प्रयोगों में संलग्नता को नहीं पहचान सके क्योंकि, अगर पूछा जाए, अगर इसका सही कारण से, देखो अनेक गुणसूत्रों को देखना था, नहीं हो जाएगा। इसके बाद में उनके द्वारा दिए गए लक्षण भिन्न भिन्न गुणसूत्रों पर उपस्थित थे, तो बिल्कुल सही है। 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही आंसर बी रहेगा। देखो, उनके द्वारा दिए गए लक्षण कैसे थे? भिन्न भिन्न या गुणसूत्रों पर स्थित थे। देखो, थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कम समय में हम कितने 2000 क्वेश्चनों को कंप्लीट करना है। 16 नंबर क्वेश्चन को लेते हैं। एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना किसने दी थी? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको सीधा याद करना है। बीडल तथा टेटम ने। किसने? एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी या किसने दी थी? तो बीडल एवं टेटम के द्वारा दी गई थी। साइंटिस्ट के नाम हैं। देखो, वॉटसन क्रिक ने तो क्या था? डीएनए मॉडल दिया था। डीएनए का डबल हेलिक्स द्विकुंडली मॉडल वाला दिया था, त्रिविम मॉडल। तो यहाँ 16 नंबर का क्वेश्चन है आपका, एक जीन एक एंजाइम, बीडल एवं टेटम ने। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। जीन की कार्यात्मक इकाई वो जो एक विशिष्ट पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का संश्लेषण करती है, यानी जीन की कार्यात्मक इकाई पूछी गई है। तो रिकॉन ये नहीं होता है, क्लोन ये नहीं होता है, कोडोन ये नहीं होता, सिस्ट्रोन होती है। क्या होती है? सिस्टोन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि जीन की भी कार्यात्मक इकाई पूछी गई है इसमें। देखो, इसमें देखना, जीन की कार्यात्मक इकाई या कार्य की इकाई किसे कहा गया है? तो ये एक विशिष्ट पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करती है। तो क्या हो जाएगा? सिस्टोन। इसका सही आंसर डी रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं और 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, रासायनिक दृष्टि से जीन होते हैं, यानी केमिकल दृष्टि से पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू इन केमिकल के अनुसार, ठीक है। ये रासायनिक दृष्टि से जीन कैसे होते हैं? तो अगर इसका सही आंसर देखा जाए तो पहला ही सही आंसर हो जाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। कैसे होते हैं? क्योंकि हिस्टोन तो प्रोटीन है, लाइपोप्रोटीन भी प्रोटीन है, कार्बोक्राइडेट तो CHO हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन, कार्बन का मतलब होता है CHO, ठीक है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। रासायनिक दृष्टि से जो जीन होते हैं वो होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। सही आंसर ए रहने वाला है। 19 नंबर क्वेश्चन की बात करें। मक्का जिसमें 10 जोड़े गुणसूत्र हैं, इसमें संलग्न समूह होंगे। इसमें क्या होंगे? संलग्न समूह पूछा गया है। 5, 10,
15 या 20? तो आप इसका सही आंसर बताइए। आप भी मेरे साथ बताते रहिए। अगर आपने इसको पढ़ा है तो आपके भी कुछ समय में आपको दे देता हूँ, इसका सही आंसर बताएं आप। देखो, मक्का जिसमें 10 जोड़े गुणसूत्र है तो उसमें संलग्न समूह होंगे। संलग्न समूह सही आंसर है बी, 10 होंगे। कितने होंगे? 10 होंगे। बात करते हैं आपके 20वें नंबर क्वेश्चन की। 1900 एडी में यानी 19वीं सदी में, ठीक है, 3 वैज्ञानिकों ने पृथक रूप से मेंडल के सिद्धांतों की खोज की। यानी कौन कौन से और वैज्ञानिक हैं जिन्होंने आगे मेंडल के नियमों को बढ़ाया था? ठीक है, जब आनुवंशिकी के बारे में स्टार्टिंग कुछ पढ़ा होगा तो उसमें आपने इन चीज़ों को ज़रूर पढ़ा होगा। देखो, 19वीं सदी में 3 वैज्ञानिकों ने पृथक रूप से मेंडल के सिद्धांतों की खोज की। उनके नाम बताने हैं, ठीक है, तो उनके नाम हैं। 20वें का जो सही आंसर है, पहले आप बताइए क्या हो जाएगा 20वें का सही आंसर। देखो, 20वें का जो सही आंसर है वो आपका सी रहने वाला, एवेरी मैक्लियोड और मैकार्टी। एवेरी मैक्लियोड और मैकार्टी, इसका सही आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है। देखो, मेंडल के एक संकर क्रॉस का जीनोटाइपिक अनुपात क्या होगा? अब एक संकर पूछा गया, पहले क्या पूछा गया था? द्विसंकर। सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो रहे हैं आपके, ठीक है। यहाँ अनुपात पूछा गया है जीनोटाइपिक। चीज़ें याद रखना। देखो, क्वेश्चन में आप कंफ्यूज मत होना, पहले डबल क्रॉस है कि सिंगल क्रॉस है ये देख लो। तो एक सिंगल क्रॉस है, ठीक है, और जीनोटाइप एक फिनोटाइप। यहाँ जीनोटाइप है तो इसका सही आंसर 1:3। यही भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, ठीक है। इसका सही आंसर होगा 21 का, वो सी रहने वाला है, 1:2:1, ठीक है। तो मेंडल के एक संकर क्रॉस का जीनोटाइपिक अनुपात है वो 1:2:1 रहने वाला है। 22 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है। आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं से संबंधित, तो मैंने परिभाषा करवाई थी स्टार्टिंग, वही सबसे पहला का पहला क्वेश्चन है इसका। आपका क्या हो जाएगा? आनुवंशिकी। क्या हो जाएगा? आनुवंशिकी हो जाएगा। कोशिका विज्ञान नहीं कहते हैं, ठीक है। कोशिका विज्ञान तो किसमें? कोशिका का अध्ययन किया जाता है, या तो वेरिएशन एंड जेनेटिक्स का स्टडी की जाती है। तो आनुवंशिकता इसका सही आंसर रहने वाला है। 22 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। देखो, जब पौधा होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस हो तो प्रयुक्त होने वाला क्रॉस होता है। जब पौधा होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस हो तो प्रयुक्त होने वाला क्रॉस कैसा होता है? इसका आंसर बताइए जल्दी से। देखो, टेस्ट क्रॉस होगा, या फिर रेसिप्रोकल क्रॉस होगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगा, या डाई हाइब्रिड क्रॉस होगा। 23 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर बताए, टेस्ट क्रॉस होगा, ठीक है। बार बार हम टेस्ट क्रॉस करवा रहे थे, ठीक है। यानी यहाँ पे F1 लिख रहे थे, कहीं F2, फिर F1 इस प्रकार के इंडेक्स बना के, तो उनको टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। तो जब पौधों होमोजाइगस हो या हेट्रोजाइगस, तो कौन सा क्रॉस करते हैं? टेस्ट क्रॉस किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और 24 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, 24 नंबर का क्वेश्चन है आपका, यदि किसी जीव की कोशिकाएं दो जोड़े लक्षणों के लिए विषम युग्मजी हैं। क्या हैं? 2 जोड़े लक्षणों के लिए विषम युग्मजी हैं, अर्थात कैपिटल ए एंड स्मॉल ए तथा कैपिटल बी एंड स्मॉल बी में मियोसिस होता है, ठीक है। यहाँ अब ये मियोसिस होता है तो उत्पन्न होने वाले युग्मक का जीनोटाइप, यहाँ पे जीनोटाइप पूछा गया। अब हमें इसके लिए मेंडल के सारे नियम आने चाहिए, और वहाँ से हमें जीनोटाइप और फिनोटाइप क्रॉस करके निकालना चाहिए। यहाँ इसका मैं सीधा आंसर करवा रहा हूँ। अगर इसको देखो, इसको मैं थोड़ा आपको टाइम देता हूँ, इसको क्या करना, नोट करके आप इसका क्रॉस करवा के जीनोटाइप और फिनोटाइप निकलना, ईजिली निकल जाएगा। देखो, किसी एक जीव की कोशिकाएं 2 जोड़े लक्षणों के विषम युग्मजी हैं, ए और बी और बी में मियोसिस होता है, तो उत्पन्न होने वाले युग्मक का जीनोटाइप पूछा गया है। अगर 24 का सही आंसर देखें तो इसका सही आंसर ए और बी, ये तो नहीं होगा क्योंकि ये तो दे रखा है, ठीक है, और ये भी नहीं होगा। सही आंसर ये हो जाएगा आपका बी, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, और स्मॉल ए और कैपिटल बी, और स्मॉल ए और कैपिटल बी
स्मॉल कैपिटल ए और बी, और दोनों ही स्मॉल रहने वाला है, तो सही आंसर आपका बी हो जाएगा। इसका आप क्रॉस करवा के देख सकते हो। 25 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक जीव जिसमें दो समरूप युग्म विकल्पी है, एक दिए हुए ट्रेड के लिए कौन से होंगे? ठीक है, तो अगर इसके बात करें 25 नंबर क्वेश्चन की, तो समयुग्मजी, विसंयोजनी या विषम युग्मजी, प्रभावी या उभयलिंगी। सही आंसर हो जाएगा आपका ए, समयुग्मजी होंगे। क्या होंगे? समयुग्मजी। क्वेश्चन को एक बार रिपीट करते हैं, आपको क्वेश्चन थोड़ा अटपटा लगा होगा। देखो, एक जीव है जिसमें दो समरूप युग्म विकल्पी हैं, तो एक दिए हुए ट्रेड के लिए कैसे होंगे? तो वो समयुग्मजी होंगे। कैसे होंगे? समयुग्मजी होंगे। 26 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, एक F1 संकर और अप्रभावी जनक के मध्य क्रॉस से प्राप्त अनुपात हैं। ये मेंडल के नियम से क्वेश्चन बना है, यानी F1 के बारे में पूछा गया है। F1 संकर और अप्रभावी जनक के मध्य क्रॉस से प्राप्त अनुपात पूछा गया है, तो 3:1 ये नहीं होगा। ठीक है, F1 और अप्रभावी है तो A 1:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 26 का बी आंसर होगा 1:1, 1:1 इसका सही आंसर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं और 27 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। मेंडल द्वारा दिए गए 7 विपर्यासी लक्षण कितने गुणसूत्रों पर उपस्थित थे? तो गुणसूत्र पूछे गए हैं। ठीक है, मेंडल द्वारा दिए गए 7 विपर्यासी लक्षण थे, वो कितने गुणसूत्रों पर थे? 4 गुणसूत्र थे। अगर जो, ठीक है, 4 गुणसूत्रों पर 5, 7 या 14, तो जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका 4 होगा। कितना होगा? 4। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो, ये भी मेंडल के नियम से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं। ये वो क्वेश्चन हैं जो कि मतलब आपके 11-12 के लेवल के हैं, एनसीईआरटी बुक से हैं, यानी कहने का जो एनसीईआरटी बुक की रेफरेंस बुक है उससे लिए हुए क्वेश्चन है। और ये आरपीएमटी है, पहले मतलब स्टेट पीएमटी होती थी, उसमें जो क्वेश्चन आए हैं, एम्स में क्वेश्चन आए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से न केवल आपका सेकंड ग्रेड, बाकी कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो फर्स्ट ग्रेड के लेवल के भी है, तो बाकी लैब असिस्टेंट तो इजीली यहाँ से कवर हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए अब इसके क्वेश्चनों को देख लेते हैं। ठीक है, देखो लगभग 27 क्वेश्चन वहाँ देख लिए, और यहाँ पे भी लगभग 60 से 62 क्वेश्चन रहने वाले, 60 क्वेश्चन लगभग रहेंगे। तो इस तरह से अपने लगभग एक वीडियो में हम 100 के आसपास क्वेश्चन करेंगे। कितने? लगभग 100 के आसपास कवर करेंगे। तो कम से कम 10 से 15 ऐसी क्लास होगी जिसमें हम 2000 क्वेश्चन कवर कर लेंगे। ठीक है, ऐसी कोई क्लास लंबी भी होगी जिसमें हम 200 क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो आइए अब हम इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। अपन हैं, मेंडलिज्म किससे संबंधित है? मेंडलिज्म किससे संबंधित है? तो जीवधारियों में वंशागति से, लैंगिक जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन, जीवधारियों में उत्परिवर्तन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है आपका ए होगा, जीवधारियों में वंशागति से। क्या हो जाएगा? जीवधारियों में वंशागति से रहने वाला है। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दो अलग अलग एलील वाले जीव कहलाते हैं। दो अलग अलग एलील वाले जीव क्या कहलाते हैं? ये परिभाषा मैंने आपको लिखवाई थी बोर्ड पे। देखो, विषम युग्मजी या समयुग्मजी। एलील्स के लिए विषम युग्मजी, एलील्स के लिए समयुग्मजी, इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ से आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ये उड़ीसा जेई में आ चुका है, उड़ीसा 2008 में। काफ़ी कन्फ्यूजल क्वेश्चन है। अगर इसका सटीक आंसर, सही आंसर देखें तो बी होगा, एलील्स के लिए विषम युग्मजी। अलग अलग, दो अलग अलग जीव वाले एलील क्या कहलाते हैं? तो एलील्स के लिए विषम युग्मजी कहलाते हैं। तीसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो इसका रहने वाला है ये हो जाएगा आपका कि 1900 में 3 जीव वैज्ञानिकों ने प्रथम रूप से मेंडल के सिद्धांतों की खोज की थी। तो यही क्वेश्चन वहाँ पे जो मैंने करवाया था, यहाँ पे रिपीट देखो, ये एमपीपीएमटी आरपीएमटी में आ चुके हैं एग्ज़ाम। तो इसका जो सही आंसर था वो अपना क्या हो जाएगा? डिवरीज, कोरेंस और शेरमैक। ठीक है, आई थिंक यहाँ ये गलत हो जाएगा, 1 मिनट। उसमें एवरी, मैक्यूल और मैकार्थी था, वहाँ पे आई थिंक इस क्वेश्चन को हमने वहाँ गलत कर लिया था। यहाँ इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा डिवरीज, कोरेंस और शेरमैक। क्या हो जाएगा? डिवरीज, कोरेंस और शेरमैक हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका चौथा। ठीक है, मेंडल का नियम किसके लिए पूर्ण रूप से उचित नहीं है? मेंडल का नियम किसके लिए पूर्ण रूप से उचित नहीं है, इस तरह का पूछा गया है। तो सह प्रभाविता, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम या प्रभाविता का नियम। तो इसका सही आंसर है, चौथे का सही आंसर रहने वाला है सी, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। क्या हो जाएगा? स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। और हाँ, यदि आप चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, और चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करते रहिए। अब पाँचवें क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, मटर के 2 पौधों में पर परागण करवाया गया। मटर के पौधों में पर परागण करवाया गया। अगली पीढ़ी में 183 पौधे उत्पन्न होते हैं, जिनमें 94 पौधे लंबे तथा 79 पौधे, ठीक है, 89 पौधे बौने हैं। और 2 जनक पौधों का जीनोटाइप क्या होगा? यहाँ पे अब जीनोटाइप और फिनोटाइप पूछा गया है। देखो, अगर इस तरह से आपको घुमा दिया है, ये क्या, इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, ये पौधे की संख्या देके घुमा दिया, हमें कंफ्यूज नहीं होता है। अपने पाँचवें क्वेश्चन का अगर सही आंसर देखें अपन, तो इसमें देखो यहाँ पे सीधा क्या करना है आपको, 2 पौधे हैं, पर परागण है, और अगली पीढ़ी के बारे में पूछा गया है, और क्या पूछा गया? जीनोटाइप। 3-4 पॉइंट पकड़ लो क्वेश्चन में। 2 पौधे, पर परागण, अगली पीढ़ी में पूछा है, जीनोटाइप पूछा है। अगर सही आंसर देखें तो पाँचवें का, या अगर क्रॉस करवा के इसको देखते हैं, ठीक है, क्रॉस आप इसका क्रॉस कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ इसका सही आंसर है आपका सी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और दोनों ही स्मॉल टी। सही आंसर रहने वाला है वो सी हो जाएगा। छठे क्वेश्चन की बात करते हैं। F1 द्विसंकर के स्वपरागण में F2 संतति में कितने प्रकार के जीनोटाइप होंगे? वही क्वेश्चन, F2 F1 है, फिर F2 में है स्वपरागण है, क्या पूछा गया? जीनोटाइप। क्वेश्चन को पहचानने का तरीका देखो, मेंडल के नियम से क्वेश्चन बन रहे हैं मोस्ट ऑफ, लेकिन हमें यह तरीका देखना है कि किस तरह से पूछा गया है। तो अगर इसका देखो सही आंसर अगर देखा जाए तो 6, 3 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा। सही आंसर इसका रहने वाला है छठे का, वो का सी हो जाएगा 9। ठीक है, और हाँ, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये जो पहला हमने दूसरा क्वेश्चन किया है, देखो तीसरा क्वेश्चन जो किया है ना कि डिवरीज, कोरेंश और शेरमेक, ये बिल्कुल सही होगा। वहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया था। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब पुनः बता रहा हूँ, वहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी। एवरी मैक्यार्ड वाला मैंने सही ऑप्शन बता दिया था, अब मुझे याद आ रहा है ये क्वेश्चन है डिब्रीज, कोरेंश और शेरमेक, सही आंसर है इसका। आगे बढ़ते हैं, और अपना क्वेश्चन था, देखो छठा क्वेश्चन हमने कर लिया था 9, और 7वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 7वां जो क्वेश्चन रहने वाला है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए चुना था उद्यान मटर को, अरहर को, मीठी मटर को या मूंग को। तो यहाँ पे आप 2 बार कंफ्यूज हो जाए, गार्डन पी थी मटर था या मीठी मटर था। तो स्पष्ट रूप से एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, क्या था आपका? तो सही आंसर था आपका, वो हो जाएगा, मेंडल ने प्रयोग के लिए उद्यान मटर को चुना था। किसको चुना था? उद्यान मटर को चुना था। इसके बाद बात करते हैं अपन 8वें क्वेश्चन की। 8वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन रहने वाला है अपने, मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया। अब इसका कारण क्या है? ये क्वेश्चन हमने पहले भी देख लिया था, सिंपल सा इसका कारण है बी, इसका सही आंसर है। इनमें 7 जोड़ी विपरीत प्रकार के लक्षण उपस्थित थे, या 7 प्रकार के विपर्यासी लक्षण उपस्थित थे, इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। सही आंसर रहने वाला है बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। 8वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, 9वें क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन है, शब्द जीनोटाइप किसने दिया था? हम बार बार पढ़ रहे हैं जीनोटाइप, फिनोटाइप, जीनोटाइप, फिनोटाइप। तो यह जीनोटाइप शब्द किसने दिया था? तो जो 90 का सही आंसर है वो आपका देखो H.M. मुलर ने, बावेरी ने, W.H. सटन ने, ये इनमें से तीनों के द्वारा नहीं दिया गया था, जोहानसन के द्वारा दिया था। W.L. जोहानसन के द्वारा दिया गया था। तो 90 का जो जीनोटाइप शब्द दिया गया था वो W.H. जोहानसन द्वारा दिया गया था। 90 का सही आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 10वां क्वेश्चन की बात करते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है? ठीक है, तो देखो जब साथ रहने वाले दोनों एलील्स अपना
प्रभाव प्रकट करते हैं तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रभाविता नहीं कहते हैं, छद्म प्रभाविता, उभय प्रभाविता नहीं कहते हैं। इसको साथ साथ अपने लक्षण प्रकट करता है तो सह प्रभाविता कहते हैं। क्या कहते हैं? सह प्रभाविता कहा जाता है। तो 10वें का सही आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे बढ़ते हैं और 11वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा आपका, देखो, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई जीनोटाइप से किस प्रकार के युग्मक बनेंगे, यानी इस जीनोटाइप से किस प्रकार के युग्मक बनेंगे। तो इसके लिए हमें वो याद रखना पड़ेगा आपको कि मेंडल के जो तीनों नियम हैं जिसमें हमने क्रॉस संकरण करवाया था, ठीक है, वहाँ से इसको हमें पूरा लेकिन यहाँ इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा, देखो पहले हमें ये चीज़ें याद रखनी, जीनोटाइप है तो युग्मक बनेंगे। सही आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, और कैपिटल आर और स्मॉल वाई, और कैपिटल आपका स्मॉल आर और कैपिटल वाई, और दोनों ही स्मॉल रहेंगे। तो इस प्रकार 11वें का जो सही आंसर रहने वाला है वो आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। एलिलोमॉर्फिक का तात्पर्य है, एलिलोमॉर्फिक का क्या तात्पर्य है? देखो, कोई दो लक्षण, एक जोड़ा विपरीत लक्षण, लिंग संलग्न लक्षण या एक जोड़ी समान लक्षण। अगर सही बात करें तो एलिलोमॉर्फिक का मतलब होता है कोई भी दो लक्षण होते हैं, इसको एलिलोमॉर्फिक कहा जाता है। तो 12वें का जो अपना सही आंसर है वो ए हो जाएगा, कोई दो लक्षण। आगे बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की। 13वां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका, एलील्स होते हैं, तो ये परिभाषा मैंने बोर्ड पे लिखवा दी थी आपको, एक जोड़ी जीन जो विशिष्ट लक्षण जैसे लंबाई या बौनेपन का वहन करता है क्या कहलाते हैं? एलील्स या युग्मक विकल्पी कहलाते हैं। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 13वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका, देखो मटर 14 नंबर है, उद्यान मटर पर किए गए मेंडल के प्रयोग में गोल बीज आकृति यानी कैपिटल आर और कैपिटल आर, झुर्रीदार बीजों यानी स्मॉल आर और स्मॉल आर, तथा पीला बीज पत्र वाई और वाई यानी दोनों ही कैपिटल हैं, हरे बीज पत्र स्मॉल वाई पर प्रभावित है। और कैपिटल आर और वाई दोनों ही कैपिटल हैं और इन दोनों का क्रॉस करवाया है, किसका? कि स्मॉल आर और स्मॉल वाई का। संकरण से F2 पीढ़ी में प्रत्याशित लक्षण प्रारूप क्या होंगे? तो इसके लिए मैं पुनः बता रहा हूँ कि मेंडल के तीनों नियम जो अपवाद वाले नियम थे वो अब आप अगर सारे नियम पढ़ लोगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको इजीली सोल्व हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन करवाने का मतलब ये है कि यही क्वेश्चन आएंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी भी आपको भी टेस्ट देते हो, ठीक है, एंड टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो, क्वेश्चन देखने का मतलब ये होता है कि इस टाइप से हमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर इसका सही आंसर देखा जाए आपका, तो 14वें का सही आंसर है आपका बी रहने वाला है। क्या हो जाएगा? बी। देखो, गोल बीज पीले बीज पत्र वाले और झुर्रीदार बीज और पीले बीज पत्र वाले होंगे वो लक्षण प्रारूप प्राप्त होंगे। तो 14वें का जो सही आंसर है वो आपका बी रहेगा। आगे बढ़ते हैं और 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो 15 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जब एक जीन में दो विपरीत लक्षण उपस्थित हो, विपरीत लक्षण आ गया, ठीक है, एक ही जीन में दो विपरीत लक्षण उपस्थित हो तो क्या कहलाता है? बाईगेमस। तो अगर दो होते हैं तो ठीक है बाईगेमस। पॉलीमॉर्फिक नहीं कह सकते, हेट्रोमॉर्फिक भी नहीं होगा, ये हेट्रोगेमस होगा। क्या हो जाएगा? हेट्रोगेमस होगा। तो जब एक जीन के दो विपरीत लक्षण उपस्थित होते हैं तो क्या कहलाता है? तो बी इसका सही आंसर होता है, हेट्रोगेमस होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका। देखो, मेंडल के अनुसार निम्न में से कौन सा प्रभावी लक्षण है? मेंडल के अनुसार निम्न में से कौन सा प्रभावी लक्षण है? तो बोना पौधा और पीला फल ये प्रभावी नहीं था। शीर्षस्थ फल और झुर्रीदार बीज ये भी प्रभावी नहीं था। सफ़ेद चौल और पीला पेरिकॉर्फ ये भी नहीं था। तो प्रभावी पूछा गया है तो हरा फल और गोल बीज, इधर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 17 क्वेश्चन है, 17 नंबर का क्वेश्चन, मेंडल का प्रथम नियम। अब यह मेंडल का पहला नियम ही पूछ लिया था, हमें लाइन से नियम भी याद रहने चाहिए। तो मेंडल का जो पहला नियम था वो क्या था? स्वतंत्र यानी पृथक्करण का नियम था। क्या था? पृथक्करण का नियम था। सही आंसर डी हो जाएगा।
मेंडल का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो मेंडल का प्रथम नियम आपका हो जाएगा वो पृथक्करण का नियम हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो 18 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा मेंडल के नियम का अपवाद है। तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया था, तो इसका अपन सीधा आंसर देख लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है यानी पीएमटी में, सी पीएमटी, एमपी पीएटी है, पीबी पंजाब पीएमटी, आरपीएमटी राजस्थान पीएमटी, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सहलग्नता का नियम। तो 19 का जो सही आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? डी इसका सही आंसर है, सहलग्नता का नियम है। तो सॉरी 18 नंबर का क्वेश्चन है, 18 नंबर में सही आंसर डी होगा आपका, सहलग्नता का। 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। पौधे का संकरण जिसमें कैपिटल आर और कैपिटल वाई तथा स्मॉल आर और स्मॉल वाई संगठन हो तो कैसे पौधे प्राप्त होंगे? ये हमें क्रॉस टेस्ट करवाना पड़ेगा। अगर इसका सही आंसर अभी देखा जाए तो गोल व पीले बीज वाले होंगे। कैसे होंगे? गोल और पीले बीज वाले पौधे प्राप्त होने। तो 19 का सही आंसर ए होगा। क्या हो जाएगा? ए होगा। 20वें की बात करें, देखो इसको इम्पोर्टेंट करना। देखो मेंडल के मोनोहाइड्रिक क्रॉस का जीनोटाइपिक अनुपात क्या होगा? यहाँ पे अब मोनोहाइड्रिक क्रॉस दे दिया है। अब हमें क्रॉस क्या, कितने प्रकार के क्रॉस होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए। देखो 20वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। देखो मेंडल के मोनोहाइड्रिक क्रॉस की बात कर रहा है, तो 1:3 ये नहीं होगा, ठीक है। 20वें का ये भी आंसर नहीं होगा। इसके बाद 3:1 ये भी नहीं होगा, और 1:1:1:1, तो डी भी इसका आंसर नहीं है। इसका सही आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, 1:2:1, यानी 1:2:1 रहने वाला है इसका आंसर। 21वें क्वेश्चन की बात करते हैं। जब किसी जीव में दोनों विरोधाभास लक्षण पाए जाने, विपरीत लक्षण, बस वर्ड चेंज कर दिया, यहाँ विपरीत लक्षण पाए जाते हैं, एलील्स पाए जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? अगर अलग अलग पाए जाते हैं तो हेट्रोजाइगस कहते हैं। क्या कहते हैं? हेट्रोजाइगस कहा जाता है। देखो होमोजाइगस मतलब सेम होगा, और हेट्रोजाइगस यानी अलग अलग होगा। क्वेश्चन को एक बार और देख लेना। जब किसी जीव में दोनों विरोधाभास लक्षण वाले एलील्स पाए जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं? तो इसका बी आंसर हो जाएगा आपका, हेट्रोजाइगस कहते हैं। देखो 22वें क्वेश्चन इस प्रकार का जो हमने पहले कर चुके थे, इसी प्रकार का ये क्वेश्चन आ चुका है वापस, यानी 2 दे दिए हैं, ये लक्षण है एक टाइप के, यूँ समझे, और इनके बीच में क्रॉस करवाना है। जैसे कैपिटल ए और स्मॉल ए हैं, और दोनों ही कैपिटल बी हैं, फिर दोनों ही स्मॉल ए हैं और दोनों ही कैपिटल बी है, के क्रॉस करने पर जीनोटाइपिक अनुपात पूछा गया, वो भी F1 पीढ़ी में। मैं पुनः बता रहा हूँ, इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि एक तो पीढ़ी देखनी है कि कौन सी पीढ़ी पूछी है, F1 पीढ़ी पूछी है, फिर ये चीज़ देखो, फिर जीनोटाइप की फिनोटाइप, फिर क्रॉस करवाओ, क्रॉस करवा के सारी की सारी चीज़ें निकल जाएगी। इसका जो सही आंसर है 12वें का सही आंसर देखा जाए तो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इसका सही आंसर रहने वाला है, यानी एक आपका हो जाएगा आपका, यानी 1:1 की बात कर रहा है ये, तो ये कैपिटल ए और स्मॉल ए, और फिर ये 1 यानी 1:1, तो ए इसका सही आंसर होगा। क्योंकि F1 पीढ़ी में 1:1 ही प्राप्त हो रहे हैं मोस्ट ऑफ, देख लेना आप, ठीक है, तीनों नियमों को समझ में आ जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। जब गोल बीज युक्त लंबे पौधे का क्रॉस, यानी उसका क्रॉस टेस्ट करवा रहे हैं, जोरीदार बीज युक्त बोने पौधे से कराते हैं, तो F1 जनरेशन यानी F1 पीढ़ी में गोल बीज युक्त लंबे पौधे मिलते हैं, तो F1 पीढ़ी के पौधे द्वारा कितने प्रकार के गैमेट उत्पन्न होते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी घुमा के पूछा गया है। अब इसका आंसर देखते हैं अपन, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 23वें का 1, 3, 4 और 8। तो अगर F1 पीढ़ी में पूछा गया है तो एक प्रकार का होगा। क्या होगा? F1 पीढ़ी में पूछा गया तो 23वें का आंसर ए होगा, एक ही प्रकार का गैमेट उत्पन्न करेंगे वो। 24 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 24वां आपका क्वेश्चन हो जाएगा, एक पौधे में लाल रंग का फल पीले रंग के फल पर प्रभावी है तथा लंबापन बोने पर प्रभावी है। यदि कैपिटल आर और कैपिटल आर
एंड स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी जीनोटाइप के पौधे का क्रॉस स्मॉल आर और स्मॉल टी और स्मॉल टी वाले पौधे से कराते हैं तब यानी किस प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे, इस तरह का पूछा गया है ये। तो इस स्टेटमेंट को आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। स्टेटमेंट एक बार ध्यान से पढ़ते हैं, क्या स्टेटमेंट दिया गया देखो। एक पौधे में लाल रंग यानी कैपिटल आर, पीले रंग के फल यानी स्मॉल आर पर प्रभावी है, लंबा बोना टी बोने पर प्रभावी है, और इनका ये तो जीनोटाइप है, ठीक है। इस प्रकार के क्रॉस टेस्ट इससे करवाते, इसका क्रॉस टेस्ट इससे करवाते तो हमें किस प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे ये पूछा गया। देखो ये एम्स 2007 में पूछा गया। इस प्रकार ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लेवल के क्वेश्चन लिए गए हैं ये। अगर इसका सही आंसर देखा जाए 24 का जो सही आंसर है आपका देखो 75% लाल फल वाले लंबे पौधे होंगे तो ये नहीं होगा, ठीक है। सभी संतति पौधे लाल फल वाले व लंबे होंगे तो ये भी नहीं होगा। 75% लाल फल वाले ये भी नहीं होगा। अगर इसका सही आंसर देखें तो डी रहने वाला 50% लाल फल वाले लंबे पौधे होंगे, ठीक है, 50% होंगे। आगे बढ़ते हैं और 25वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 25वां क्वेश्चन हो जाएगा, जब विषम युग्मजी लाल पुष्प को यानी प्रभावी को सफ़ेद पुष्प के साथ में क्रॉस करवाया जाता है तो संतति होती है। तो संतति किस प्रकार उत्पन्न होती है ये पूछा गया आपसे। तो 25वें का सही आंसर देखा जाए तो देखो 350 लाल और सफ़ेद, ठीक है, 350। देखो यहाँ पे आपको कंफ्यूज क्यों किया गया है, कंफ्यूज इसलिए किया गया है, देखो अगर यहाँ से आप कंफ्यूज होंगे तो इस चीज़ को लेके होंगे, इन आंकड़ों को लेके कंफ्यूज हो जाओगे और क्वेश्चन अपना गलत हो जाएगा। लेकिन पुनः बता रहा हूँ हमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखो विषम युग्मजी है लेकिन प्रभावी है, आपको सीधा फैक्ट पढ़ना है, ठीक है। प्रभावी है, सफ़ेद पुष्प हैं, दोनों का क्रॉस करवा रहे हैं, और यहाँ पे ना तो F1 और F2 पीढ़ी दे रखी है, दोनों का क्रॉस करवा रहे हैं लाल और सफ़ेद का, तो दोनों ही 50-50% ही होंगे। तो सिंपल सी बात हो गई भाई, ये भी इतने और ये भी इतने, यानी ये भी बराबर है 50%, ये भी बराबर है 50%। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर ए रहने वाला है, लाल और सफ़ेद दोनों बराबर होने वाले हैं। इसके बाद में बात करते हैं अपन मिराबिलस जलापा उदाहरण है पूर्ण प्रभाविता का। देखो ये मिराबिलस जलापा का एग्जाम्पल मैंने करवाया है आपको, पूर्ण प्रभाविता का, प्लास्टिड वंशानुगणिति का, ए व बी दोनों का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 26 नंबर क्वेश्चन का मिराबिलस जलापा उदाहरण है, सही आंसर बी रहेगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो प्लास्टिड वंशानुगति का उदाहरण माना गया है। 27 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो 27 नंबर क्वेश्चन है आपका, अर्धसूत्री विभाजन के समय, अर्धसूत्री विभाजन के समय समजात गुणसूत्रों के युग्मित क्रोमेटिडों के बीच अनुवांशिक पदार्थ का विनिमय क्या कहलाता है। अनुवांशिक पदार्थ का जब विनिमय होता है तो इसको क्या कहते हैं, तो सिनेप्स, काएज़मेटा, ट्रांसफॉर्मेशन या क्रॉसिंग ओवर। तो 27वें का अगर सही आंसर देखें तो आपका डी हो जाएगा, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, संलग्नता सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक हैं, यानी संलग्नता सिद्धांत किसने दिया था, तो इसका है मॉर्गन और कैसल। कौन है, मॉर्गन और कैसल हैं। तो इसका सही आंसर आपका 28 हो जाएगा, 28 का ए होगा, मॉर्गन और कैसल संलग्नता सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक हैं। क्योंकि वॉटसन और क्रिक ने क्या था, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। तो 28 का अपना ए आंसर है। इसके बाद बात कर लेते हैं अपन क्रॉसिंग ओवर की इकाई है, यानी जब क्रॉसिंग ओवर की इकाई क्या है, तो 29 का है सिस्टोन, म्यूटोन, रिकॉन कोई नहीं। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा आपका एम, सिस्टोन होगा, क्रॉसिंग ओवर की इकाई है। देखो अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, ये लगभग क्वेश्चन मैंने सारे मतलब पढ़ लिए हैं और सारे के सारे क्वेश्चन देख लिए हैं, कौन सा आंसर सही है कौन सा गलत है। लेकिन यदि जल्दबाजी में अगर कोई भी क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि सर ये क्वेश्चन गलत है, इसका मैं सही आंसर आपको बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि जल्दबाजी में हो भी सकता है कि कोई ऑप्शन गलत हो जाए, और लगभग तो नहीं होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक बार मैं पुनः देख के यानी एक दो बार देखें, इसके बाद ही मैं ये PDF लेके आया हूँ आपके लिए।
फिर भी बता रहा हूँ, अगर कोई ऑप्शन आपको गलत लगते हैं कि सर ये गलत है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि ये क्वेश्चन गलत है, तो इसका मैं सही आंसर आपको ज़रूर बताऊँगा। तो क्रॉसिंग ओवर की जाती है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, सिस्टोन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और तीसरे क्वेश्चन की 30 नंबर का क्वेश्चन है आपका। समान क्रोमोसोम पर पास पास स्थित जीन के साथ साथ वंशानुगत होने की संकल्पना को क्या कहते हैं? इसको अच्छे से पढ़ना एक बार। देखो, ये हो जाएगा समान क्रोमोसोम पर पास पास स्थित जीन के साथ वंशानुगत होने वाली संकल्पना को क्या कहते हैं? तो 30वें का जो सही आंसर हो जाएगा आपका, उसको देखो, गुणात्मक ये भी नहीं होगा, जीन विनिमय नहीं होगा, जीन की पारस्परिक क्रिया मल्टीपल एलियंस नहीं होगा, सहलग्नता होगा। क्या होता है? साथ साथ है ना, तो सही आंसर ई है, सहलग्नता। सहलग्नता। 31 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका 31 नंबर का क्वेश्चन है, 31 नंबर का अपना क्वेश्चन हो जाएगा, मानव गुणसूत्र में कितने ऑटोसोम होते हैं? देखो, ऑटोसोम एलोसोम क्या होते हैं, परिभाषा लिखवाई, कितने गुणसूत्र होते हैं, लिंग निर्धारण टॉपिक के अंतर्गत सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे अपना सीधा आंसर देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 22 होते हैं, क्योंकि 23 गुणसूत्र होते हैं टोटल। तो ऑटोसोम कितने होते हैं? तो 22 होते हैं। कितने होते हैं? 22 होते हैं, यानी 44 गुणसूत्र। ठीक है, अगर इसका देखो, यहाँ पे मानव में कितने ऑटोसोम होते हैं, तो अगर इस तरह से पूछा गया है तो समूह पूछा गया है। ठीक है, ये सही आंसर आपका बी हो जाएगा, 22 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और 32 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि नर मनुष्य में लिंग क्रोमोसोम किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है? यानी ये जो नर की बात कर रहा है, तो सिंपल सी बात है, सभी स्टूडेंट जानते हैं, सभी विद्यार्थी जानते हैं कि मादा के अंतर्गत तो कौन से होते हैं? मादा के अंतर्गत आपके एक्स और एक्स वाई गुणसूत्र, एक्स और एक्स होते हैं, और नर के अंदर एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं। तो नर पूछा कि हमें एक्स और वाई ढूंढना है इस ऑप्शन में, एक्स एक्स, तो ये नर, वाई के अंदर नर यानी किसके अंदर? मादा के अंदर को, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, वाई और वाई भी नहीं होता है। सही आंसर आपका सी हो जाएगा, एक्स और वाई गुणसूत्र। 33 नंबर क्वेश्चन है अपना। 33 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, देखो, मादा मनुष्य में जाइगोट में क्रोमोसोम का संगठन क्या कहलाता है? मादा मनुष्य में जाइगोट में क्रोमोसोम का संगठन क्या कहलाता है? यानी संगठन पूछा गया है, आप बताइए इसका आंसर। ठीक है, मैं आपको समय देता हूँ, थोड़ा जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखो, इसका आंसर अगर देखा जाए तो ए नहीं होगा, ठीक है, सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। इसका जो आंसर रहने वाला है वो बी होगा, 44 गुणसूत्र प्लस एक्स और एक्स गुणसूत्र। मादा मनुष्य में पूछा गया है भाई, तो सिंपल सी बात है, अगर देखो ये तो किसका है? ये तो नर का है। देखो, 44 गुणसूत्र होते हैं, वो ऑटोसोम होते हैं, समान होते हैं, प्लस एक्स और एक्स, तो वो हो गया मादा का, और 44 समान होते हैं और एक्स और वाई होते हैं, ये हो गया नर का। तो बिल्कुल सही है, ये मादा का, ये नर का। ये मादा में गुणसूत्र होते हैं, ये आपके किस में गुणसूत्र होते हैं? नर के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं और 34 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। एक बच्चा अपने पिता से ग्रहण करता है, 50% जीन अपने पिता से, 50% जीन अपने पिता से, 75% या 100%। आपने स्टेप बाय स्टेप पढ़ा होगा, ठीक है, मतलब 25%, देखो 100% की बात नहीं करते हैं, सबसे पहले अपन 50% की, फिर 25% की, फिर 10% की गुण की बात करते हैं। आपने अगर ये नियम पढ़ा होगा ध्यान से, देखो, जो दादा होते हैं या मतलब नाना होते हैं, दादा दादी है, नाना नानी है, उनके 10% गुण आते हैं, ठीक है। और इसके बाद में परदादा और परनानी की बात करें, परदादा है, परनानी है, जो पर पोता होता है ना, उसमें 10% गुण होते हैं। इसके बाद दादा होते हैं, इसमें 25% गुण आ जाते हैं, और पिता के 50% आते हैं। कितने आते हैं? 50%। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा अपना बी। क्या हो जाएगा? बी, 50% जीन अपने पिता से ग्रहण करता है। आगे बढ़ते हैं और 35 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। देखो, वह डीएनए खंड जो अपनी स्थिति बदल सकते हैं क्या कहलाते हैं? डीएनए के देखो, एक्सॉन है, स्ट्रॉन है, सिस्टोन है और ट्रांसपोन्स हैं, यानी जंपिंग जीन्स, ट्रांसपोन जीन, ये सभी डीएनए खंड की
भाग है, इनमें से कौन सी स्थिति बदल सकते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो 35 नंबर का सही क्वेश्चन हो जाएगा, सिंपल सा दिख रहा है हमें, जंपिंग जीन्स। स्थिति बदलता है तो जो जंप करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, ट्रांसपोन्स होगा, तो वही तो होगा। तो 35 का डी आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, लंबाई के घटते क्रम में क्रोमोसोम की व्यवस्था क्या कहलाती है। 36 का अगर आंसर देखा जाए, देखो, पी डिग्री नहीं होगा, यूजेनेटिक्स ये भी नहीं होगा, और डाइजेनेटिक्स ये भी नहीं होगा, आइडियोग्राम। तो इसका सही 36 का सही आंसर है आपका सी, आइडियोग्राम। ये लंबाई के घटते क्रम में जो क्रोमोसोम के व्यवस्थित किया जाता है, एक्स और वाई गुणसूत्र के बात कर रहा है, तो ये आइडियोग्राफ कहलाता है या आइडियोग्राम कहलाता है। एक जीनोम है, 37 नंबर क्वेश्चन है, एक जीनोम है। तो इसका सीधा हम आंसर देख लेते हैं। गुणसूत्रों की अगुणित सेट को एक जीनोम कहा जाता है। क्या कहते हैं, गुणसूत्रों का अगुणित सेट होता है जोड़ा, उसको क्या कहते हैं, जीनोम कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर का क्वेश्चन, मनुष्य के शुक्राणु में होते हैं ऑटोसोम तथा, यानी पूछा क्या है, क्या क्या ऑटोसोम होते हैं और क्या होता है। तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन का आप आंसर बताइए, बहुत ही इजी है, जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा हो जाएगा। आप सोचिए कौन सा हो जाएगा। देखो क्या हो जाएगा आपका, एक्स या वाई क्रोमोसोम। ठीक है, क्योंकि एक्स होगा तो वो मादा हो जाएगी और वाई होगा, देखो एक्स और वाई दोनों होते हैं। तो अगर देखो, अगर बताऊं, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं होगा, एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम होंगे। ये इसलिए गलत हो गया क्योंकि एक्स और वाई, क्योंकि मनुष्य है और मनुष्य में नर मादा दोनों आ गए, तो मादा में कहाँ वाई होता है। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, एक्स और वाई क्रोमोसोम। यदि एक्स होगा तो कौन सी होगी, मादा, और वाई होगा तो कौन सा मनुष्य होगा, नर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो 38 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है डी। आगे बढ़ते हैं और 39 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। पुरुषों में क्रोमोसोम की स्थिति पूछी गई है। देखो ये टॉपिक अगर आपको यहाँ क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहे हैं, मेरे क्लास मैंने जो बायोलॉजी के लेक्चर लिए हैं वहाँ पे टॉपिक पढ़ना, उसके नोट्स बनाना और लेके बैठना, इजीली सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। लिंग संलग्नता, लिंग निर्धारण वाले टॉपिक में करवाया मैंने इसको। इसका सही आंसर है, पुरुषों में पूछा गया है तो सिंपल है, जहाँ पे एक्स वाई होगा वो हम कर लेंगे। स्थिति का देखो सामान्य पूछा गया, ठीक है, नहीं तो वरना ये भी हो सकता था, फिर ये डिसऑर्डर वाली चीज़ें हो जाएगी। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये तो डिसऑर्डर हो जाएगा, यानी विकृति वाले हैं। तो सी इसका सही आंसर है। 44 तो गुणसूत्र हैं वो बिल्कुल समान होंगे, कौन से, एक्स वाले, और प्लस 45वां गुणसूत्र आपका हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा, 45वां गुणसूत्र एक्स, और 46वां गुणसूत्र आपका वाई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और 40 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका वो हो जाएगा, मनुष्य में गुणसूत्र के 23वें जोड़े को क्या कहते हैं। मनुष्यों में गुणसूत्रों के 23वें जोड़े को क्या कहते हैं। इसका जो सही आंसर है, ये 23वां जोड़ा पूछा गया है, ठीक है। 40 नंबर का क्वेश्चन है, देखो, क्रोमेटिड, हेट्रोसोम, ऑटोसोम या जीन। तो 23वां जो अलग होता है ना, 23वां यानी 45 और 46 नंबर वाले गुणसूत्र, 45 वाले गुणसूत्र और 46 नंबर गुणसूत्र कैसे होते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर है हेट्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, हेट्रोसोम कहते हैं। नर में लिंग संलग्न लक्षण किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं। तो लिंग संलग्न के बारे में वो पूछा गया, वो भी नर में। तो देखो, वाई गुणसूत्र, ऑटोसोम्स, एक गुणसूत्र, या एक्स वाई गुणसूत्र, ऑटोसोम। तो नर के बारे में पूछा गया, सही आंसर आपका ए हो जाएगा, वाई गुणसूत्र। क्या हो जाएगा, वाई गुणसूत्र। इसके बाद में बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। आपका 42 नंबर का क्वेश्चन है, मनुष्य के एक्स गुणसूत्र पर स्थित अप्रभावी जीन हमेशा, मनुष्यों में एक्स गुणसूत्र पर जो जीन उपस्थित होते हैं ना, अप्रभावी जीन, हमेशा ये पूछा गया है, नर में अभिव्यक्त होंगे, मादा में अभिव्यक्त होंगे, घातक होते हैं, अर्धघातक होते हैं।
तो सिंपल सी बात है, अगर इसको आप समझोगे तो मनुष्य के गुणसूत्र पर एक्स गुणसूत्र पर स्थित अप्रभावी जीन, तो वाई वाले तो नर मादा को डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन एक्स वाले भी तो होते हैं, तो वो कहाँ अभिव्यक्त होते हैं भाई? नर में तो सारे, मादा में सारे एक्स होते हैं, तो अप्रभावी प्रभावी की बात ही नहीं होती है। या नर में एक होता है वाई, तो यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम करती है ये चीज़ें, तो यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं नर में। तो ए आंसर इसका सही होगा, नर में अभिव्यक्त होते हैं। इसके बाद में 23 नंबर का क्वेश्चन है आपका क्रोमोसोम्स की, इम्पोर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है ये बहुत ही। देखो, क्रोमोसोम्स की 2n-1 अवस्था होती है, यानी उस अवस्था को क्या कहते हैं? तो ए होगा, इसको मोनोसोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोसोमी अवस्था कहा जाता है। क्रोमोसोम की 2n-1 अवस्था मोनोसोमी अवस्था कहलाता है। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है ABO, रक्त समूह तंत्र की वंशानुगति है। तो इसका सही आंसर देखें, देखो, मल्टीपल एलिलिज्म का उदाहरण है, आंशिक प्रभाविता का उदाहरण है, या फिर एपिस्टेसिस का उदाहरण है, या प्रभाविता का उदाहरण है, प्रभाविता। अगर इसको देखो सिंपल सा हम देखते हैं, एबीओ ब्लड सिस्टम के बारे में पूछा गया है, तो भाई ये अलग अलग प्रकार के एलील थे, आपने देखा होगा। देखो AI था, फिर AB था, फिर OB था, तो फिर अलग अलग प्रकार के युग्म विकल्पी होते हैं, तो ए इसका सही आंसर है। 45 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। अब यही युग्म विकल्पी में से ही पूछा गया 45 नंबर का क्वेश्चन है। एक विवाह के बाद उत्पन्न संतानों का रुधिर समूह केवल O या A हो सकता है। नीचे दिए गए जीनोटाइप में से पेत्रोको का जीनोटाइप क्या होगा? यहाँ से पूछा गया है पेत्रोको का जीनोटाइप क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर ऐसे क्वेश्चन हमें सोल्व करने हैं तो हमें पूरा पता होना चाहिए जीनोटाइप और फिनोटाइप। तो यहाँ संतान में केवल O या A ही है, तो पैतृक में पूछा गया, यानी उनके माता पिता में। तो 45 का सही आंसर देखो, यहाँ पे A आ गया तो ये नहीं होगा, यहाँ पे सारे O हैं तो ये नहीं होगा। तो देखो, आपका आंसर ये तो या तो ये हो सकता है या फिर यह हो सकता है। अब इन दोनों में आप कन्फ्यूज़न होंगे, तो अगर इसका एकदम सही आंसर देखा जाए तो वो आपका डी होगा। क्या होगा? डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। RH कारक निम्न में से किसके लिए उत्तरदायी होता है? यानी RH फैक्टर टॉपिक आपने देखा है कि RH फैक्टर निम्न में से किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो इसका सही आंसर देख लेते हैं हम, इरिथ्रोब्लास्टिस फिटेलिस। ठीक है, RH वेक्टर है इरिथ्रोब्लास्टिस फिटेलिस के लिए उत्तरदायी होता है। तो 46 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर डी हो जाएगा। RH फैक्टर किसके लिए जिम्मेदार होता है? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस के लिए। इसके बाद में है 45 नंबर का क्वेश्चन है, रक्त समूह। देखो, रक्त समूह ए वाले व्यक्ति होते हैं, रक्त समूह ए वाले व्यक्ति। अब यहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी से क्वेश्चन बना है, एंटीजन ए तथा एंटीबॉडी बी। ठीक है, एंटीजन ए तथा एंटीबॉडीज ए तथा एंटीजन ए तथा बी एवं कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं, और कोई एंटीजन नहीं तथा ए बी एंटीबॉडीज़ होती है। यहाँ पे हमें अगर आंसर देखें इसका, तो 47 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ए। यानी ए तो एंटीजन होगा और एंटीबॉडीज़ उसमें बी प्रकार की होगी। 48 नंबर का क्वेश्चन है आपका, क्रोमोसोम घटक XX से युक्त व्यक्ति किस प्रकार से प्रभावित होता है? यानी अगर एक एक्स्ट्रा अतिरिक्त गुणसूत्र हो जाता है, इसको क्या कहते हैं? इसको डाउन सिंड्रोम। देखो, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, इसने थोड़ा गलत दे दिया है यहाँ पे। 1 मिनट, इसको हम देखते हैं। क्रोमोसोम घटक यानी XXX से युक्त व्यक्ति किस रोग से प्रभावित है? अच्छा, रोग का नाम पूछा गया है, तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम है या टर्नर सिंड्रोम है। तो अगर इसका सही आंसर देखा जाए तो यहाँ पे एक गुणसूत्र अधिक हो रहा है, तो इस एक गुणसूत्रों को डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाउन सिंड्रोम। देखो, याद ये आपका बी हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम सही आंसर होगा 48 नंबर का। आगे बढ़ते हैं और इसके बाद में देखते हैं, देखो,
किस में लिंग गुणसूत्रों की संख्या समान होती है? निम्न में से किस में, ठीक है, निम्न में से किस में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है? तो इसका जो 49 का आंसर है वो हो जाएगा आपका, गुणसूत्रों की समान है तो 31 का जो सही क्वेश्चन हो जाएगा वो होगा आपका सुपर मादा, क्योंकि इसमें देखो डाउन सिंड्रोम में तो एक ज़्यादा हो जाता है और टर्नर सिंड्रोम में एक कम हो जाता है। अगर गुणसूत्रों की संख्या से क्वेश्चन पूछा जाए तो डाउन सिंड्रोम में एक गुणसूत्र होता है, वो 21वें जोड़ी का जो गुणसूत्र होता है वो इसकी एक फोटोकॉपी और अधिक हो जाती है, मतलब ज़्यादा हो जाता है। और टर्नर सिंड्रोम में एक एक्स गुणसूत्र का अभाव हो जाता है। और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बात करें तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में भी गुणसूत्र की संख्या अधिक होती है। और किसमें लिंग गुणसूत्रों की संख्या समान होती है? तो सुपर मादा। और सुपर मादा में बिल्कुल ही अगर बात करें तो 46 गुणसूत्र होंगे या 23 जोड़ी गुणसूत्र, वो कैसे होंगे? बिल्कुल ही समान होंगे, तो सुपर मादा कहेंगे यहाँ पे। सुपर मादा ऑप्शन नहीं होता, सुपर नर भी कह सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में बात करते हैं अपन। देखो ये आपका हो जाएगा 50 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि सिकल सेल एनीमिया, क्वेश्चन पूछा गया आपका कि सिकल सेल एनीमिया किस रोग के प्रति सबसे ज़्यादा प्रतिरोधी है? सिकल सेल एनीमिया रोग किस रोग के प्रति सबसे ज़्यादा प्रतिरोधी है? तो 50 का सही आंसर बताइए, अब जल्दी से बताइए इसका आंसर, ठीक है। देखो मलेरिया, फाइलेरिया है, डेंगू है या चिकन पॉक्स है? जल्दी से आप भी इसका आंसर बताइए, अपने नोट्स होंगे साथ में या इसको पढ़ा होगा। इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका ए हो जाएगा, मलेरिया। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है वो मलेरिया रहने वाला है। इसके बाद में 51 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो मंगोलियन सिंड्रोम किसके कारण होता है? ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था, मंगोलियन सिंड्रोम किसके कारण होता है। तो अगर इसको देखें तो इसका सीधा आंसर देख लेते हैं अपन। मंगोलियन सिंड्रोम किसके, कि 21वें क्रोमोसोम युग्म पर एक अतिरिक्त क्रोमोसोम के कारण जो रोग उत्पन्न होता है उसको मंगोलियम रोग भी कहते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? मंगोलियम। क्योंकि ये जो बीमारी थी वो मंगोलिया देश के मंगोलिया वाले जो इलाके था मंगोलिया देश था उसके आसपास वाले इलाके में सर्वाधिक पाई गई थी, इसलिए इस सिंड्रोम को मंगोलियम सिंड्रोम भी कहते हैं। इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। ये क्वेश्चन है आपका 21वें क्रोमोसोम पर गुणसूत्र एक अतिरिक्त क्रोमोसोम के कारण मंगोलियम सिंड्रोम कहा गया। इसके बाद में ये है आपका दात्री कोशिका अरक्तता यानी सिकल सेल एनीमिया के विषय में क्या सही है। और 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से हमें सिकल सेल एनीमिया अगर डिजीज़ आपने पढ़ी है तो इस डिजीज़ के बारे में सारी जानकारी होगी। इसका सही आंसर बताइए आप कि क्या सही स्टेटमेंट दे रखा है। देखो यह एक अलिंग गुणसूत्री संलग्न प्रभावी ट्रेट या विशेषक है। इसके बाद में बात करते हैं अपन बी ऑप्शन की। इसके होने के कारण हीमोग्लोबिन की बीटा ग्लोबुलिन श्रृंखला में वेलिन के स्थान पर ग्लूटामिक अम्ल के आ जाने से होता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं, देखो 52 नंबर क्वेश्चन की है। यह डीएनए के एक एकल क्षार जोड़े में परिवर्तन से आता है। इसमें विशिष्टता के तौर पर लंबी दात्री हंसिया के शक्ल की केंद्रक युक्त लाल रक्त कोशिकाएं पाई जाती है। यानी इसमें हंसिए की शक्ल की केंद्रक युक्त लाल रक्त कोशिकाएं पाई जाती है। अब इसमें अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो इसमें सही पूछा है दात्री कोशिका सिकल सेल एनीमिया के विषय में क्या सही है ये पूछा गया है हमें। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका, देखो अगर मैं और भी इसके पॉइंट बताऊं तो आपको ये लग सकता है इसमें आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो सकते हो डी पॉइंट को लेके, क्योंकि अगर नॉर्मल किसी बच्चे ने सामान्य जानकारी ऊपर पढ़ा है तो ये करेगा हंसिए के आकार, ये ऑप्शन कर देगा डी। लेकिन नहीं है, ये गलत हो जाएगा डी, क्योंकि मैंने आपको नोट्स में लिखवाया था अच्छे से कि इसके होने का कारण हीमोग्लोबिन की बीटा ग्लोबिन श्रृंखला में वेलिन के स्थान पर ग्लूटामिक अम्ल आ जाता है। ये बी इसका बिल्कुल ही सटीक आंसर है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप नोट्स में देख लेना इसको। निम्न में से कौन सा आनुवंशिक रोग है? आनुवंशिक रोग पूछा गया है, 53 नंबर का क्वेश्चन है। अब जल्दी से बताइए इसको। फिनाइलक्यूटोनुरिया है या फिर अंधत्व है, फिर कैटरेक्ट है या कोड है। आनुवंशिक डिजीज पूछी गई है तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, फिनाइलक्यूटोनुरिया। ए इसका सही आंसर है। 53 नंबर क्वेश्चन की बात 54 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस जोड़े में मानव में पाए जाने वाली स्थिति को उसके सही कारण गुणसूत्र
अपसामान्यता संलग्नता को से सही से मिलाया गया है। यानी यहाँ पे क्वेश्चन देखना, देखो निम्नलिखित में से किस एक जोड़े में मानव में पाए जाने वाली स्थिति सही कारण गुणसूत्र अपसामान्यता और संलग्नता सही स्थिति को मिलाना है हमें। यानी कहने का मतलब इस 54 नंबर क्वेश्चन में हमें सही स्थिति चेक करनी है कि कौन सा सही है। देखो गर्भ रक्ताणु मज्जारोगता एक्स संलग्न है, इसके बाद डाउन सिंड्रोम 44 गुणसूत्र अलिंगीय गुणसूत्र और XO यानी XO की अधिकता है, तो ये तो होगा ही नहीं क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक गुणसूत्र अधिक हो जाता है, XO तो आएगा ही नहीं। ठीक है, इसके बाद X संलग्न गुणसूत्र में ये होगा ही नहीं। इसके बाद में बात करते हैं फ्लाइन केल्टर सिंड्रोम में। मैंने बताया था आपको कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में और डाउन सिंड्रोम में एक गुणसूत्र होता है वो अधिक हो जाता है। तो यहाँ देखना क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में 44 जो गुणसूत्र वो अलिंगीय गुणसूत्र हैं और XX इसके साथ में आपका XY के साथ में एक और अधिक गुणसूत्र आ गया ये वाला, तो ये बिल्कुल ही सही बात करता है। सी इसका सही आंसर है आपका। उत्परिवर्तन है, यानी उत्परिवर्तन क्या है, एक परिभाषा के हिसाब से पूछा गया है। तो उत्परिवर्तन के बारे में बताइए, जल्दी से इसका सही आंसर बताएं। देखो आकार में अचानक परिवर्तन, गुणों में परिवर्तन, आनुवंशिक गुणों में परिवर्तन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ सीधा आंसर दिख रहा है सी, आनुवंशिक गुणों में परिवर्तन ही उत्परिवर्तन कहलाता है। 56 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका 56 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा मनुष्यों में मनोसामाजिक अवस्था। देखो मनुष्यों में ये दिखा गया है, 1 मिनट, इसको मनुष्यों में मोनोसोमिक अवस्था है। ठीक है, मनुष्यों में इसको मोनोसोमिक अवस्था XO के द्वारा प्रदर्शित होती है, जिसके कारण निम्न में से एक लक्षण होता है, एक लक्षण उत्पन्न होता है। तो यहाँ देख लेते हैं आपका 56 नंबर का जो सही आंसर होगा वो आप बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा। 56 नंबर का सही आंसर है क्रिमिनल सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम या टर्नर सिंड्रोम। जल्दी से बताइए इसका अगर सही आंसर देखा जाए। देखो इसका 56 नंबर का सही है वो टर्नर सिंड्रोम है। क्या हो जाएगा, टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा। बिंदु उत्परिवर्तन में क्या अंतर्निहित होता है, बिंदु उत्परिवर्तन में क्या अंतर्निहित होता है। तो निवेश यानी भीतर डाल दिया जाना, एकल क्षार युग्म में परिवर्तन होना, अनुलिपीकरण या विलोपन, विलोपन मतलब बाहर निकल दिया जाना। तो बिंदु उत्परिवर्तन में क्या अंतर्निहित है। 57 नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका बी, एकल क्षार युग्म में यानी बेस पेयर में परिवर्तन होना, बी इसका सही आंसर है आपका। 58 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या बताइए। इसको आप बताइए जल्दी से, मैं आपको समय देता हूँ, जल्दी से बताइए। 58 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको नोट से बहुत ही अच्छे से देख लेने ताकि देखो ये तो एक टाइप है क्वेश्चन का, हमें इस प्रकार से पूछा जा सकता है डाउन सिंड्रोम क्या, टर्नर सिंड्रोम क्या है, मेंडल के नियम क्या, बस पूरा बहुत अच्छे से क्लियर कर देना है आपको। तो टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या बताइए जल्दी से। देखो यहाँ पे सही आंसर जो है टर्नर सिंड्रोम में मैंने बताया था आपको क्या हो जाता है, क्रोमोसोम की संख्या पूछा है, एक कम हो जाती है। एक कम तो होते कितने, 46 भाई, होते कितने 46 होते हैं ना। तो 45 कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, एक कम तो 45, तो 58 का ए सही आंसर है। अमीनो अम्ल उपापचय के रोग हैं, अमीनो अम्ल के उपापचय के रोग कौन से हैं। देखो अब अमीनो अम्ल के निम्न में से कौन से रोग हैं। अगर इस 59 नंबर का अगर क्वेश्चन बताऊं तो फिनाइल कीटोनूरिया जो मैंने क्लास में पढ़ाया है इसको मैंने पढ़ाया था, लेकिन अगर मैं बताऊं तो एक्लेटोनोरिया और एल्बिनिज्म ये सभी इसके सही आंसर है। अपने सिलेबस में जो एनसीईआरटी में मेंशन है वो केवल बी से है और सेकंड ग्रेड में इससे क्वेश्चन आ चुका था। ठीक है, यही पूछा गया था, लेकिन मैं पुनः बता रहा हूँ अमीनो अम्ल उपापचय के रोग एक्लेटोनोरिया, एल्बिनिज्म और फिनाइल कीटोनूरिया ये सभी के सभी रोग होते हैं। बिल्कुल सही है डी आंसर। 59 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा आपका। देखो
डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या होती है। अब डाउन सिंड्रोम की स्थिति पता कर हैं तो आपके पास नोट्स होंगे, जल्दी इसको खोलिए, नोट्स को ओपन कीजिए और डाउन सिंड्रोम की पूरी स्थिति देख लीजिए, डाउन सिंड्रोम है क्या। तो सीधा इसका एकदम सटीक आंसर देखते हैं। एक ही लाइन में अगर 60 का आंसर देखा जाए तो 21वां जोड़ा एक अधिक क्रोमोसोम के साथ 47 गुणसूत्र होंगे। ये मैंने लिखवा दिया था क्लास में, ठीक है, कि 21वां जोड़ा एक अधिक क्रोमोसोम के साथ में होगा 47 नंबर। ये देख लेना आप। देखो ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी बार पूछा गया है, यहाँ पे देखो बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। जब पीएमटी में पूछा जा सकता है तो लैब असिस्टेंट सेकंड ग्रेड तो लेवल आ ही जाता है, इसके बीच में तो हो ही जाएगा यहाँ से क्वेश्चन। तो 21वां जोड़ा एक अधिक क्रोमोसोम के साथ में 47वां। और आज का अंतिम क्वेश्चन है आपका, उत्परिवर्तन की क्रियात्मक इकाई क्या है। अंतिम क्वेश्चन आप बताइए जल्दी सा, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन आपको बताना है, कमेंट करके बताना है, ठीक है। देखो जीन होगी या म्यूटोन होगी, रिकॉन होगी, सिस्टोन। ये आज 61 नंबर का जो क्वेश्चन है आज सभी प्यारे विद्यार्थियों के रहने वाला है। जो भी इस वीडियो को देखेंगे कमेंट सेक्शन में 61 नंबर क्वेश्चन का कमेंट करके बताएं कि 61 नंबर का जो क्वेश्चन है उत्परिवर्तन की इकाई, इसका सही आंसर बी है, ए है, जी मतलब डी है, सही आंसर बताना है। देखो ये आपकी जो एमसीक्यू की 2000 क्वेश्चन करवा रहा हूँ बायो की, ये आपकी पहली क्लास थी। अगर क्लास आपको पसंद आती है तो अधिक से अधिक सभी विद्यार्थियों तक पहुँचाएँ, जो सेकंड ग्रेड की, लैब असिस्टेंट की और जनरल साइंस की जो भी तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों तक पहुँचाएँ। और इसके बाद में चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने अभी तक, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अपन क्लास नंबर 2 में, जिसमें हम एनिमल किंगडम से संबंधित क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।